ये बात 15th सेंचुरी की है। मेवाड़ पर महाराणा रायमल का रूल था। वैसे तो रायमल के 13 बेटे थे, लेकिन किंग बनने की रेस में थे पृथ्वीराज, जयमल, राय सिंह और संग्राम सिंह। महाराणा डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि राजा किसे बनाया जाए, इसलिए उन्होंने अपने चाचा सारंगदेव को बुलाया। सारंगदेव इन चारों को लेकर मेवाड़ के सबसे फेमस एस्ट्रोलॉजर के पास गए, जिसने चारों की कुंडलियां देखी। कुंडली देखते ही उसने हैरानी भरी निगाहों से ऊपर देखा और कहा कि मेवाड़ के अगले राजा तो संग्राम सिंह ही बनेंगे। इतना सुनते ही पृथ्वीराज भड़क गए। उन्होंने तलवार निकाली और संग्राम सिंह पर हमला कर दिया। तभी सारंगदेव बीच में आ गए और उन्होंने समझाया कि एस्ट्रोलॉजर्स हमेशा सटीक नहीं होते। उन्होंने पृथ्वीराज को रोक तो लिया, लेकिन इस हमले में संग्राम सिंह की एक आंख चली गई। इसके बाद चारों भाई फिर से महल में आए और अगले दिन पहुंचे भीमल गांव। इस गांव में चारण कम्युनिटी की एक पुजारिन रहती थी, जो अपने सटीक फोरकास्ट के लिए बेहद फेमस थी। इसीलिए सारंगदेव चारों राजकुमारों को यहाँ लाए थे, लेकिन पुजारिन उस वक्त घर पर नहीं थी, इसलिए ये चारों वहीं बैठ गए। पृथ्वीराज और जयमल एक दूसरे के बगल में ऊपर जमकर बैठ गए, लेकिन संग्राम सिंह को नीचे ही बैठना पड़ा। उनके चाचा सारंगदेव भी उन्हीं के पास बैठ गए और अब उन्हें इंतजार था पुजारिन का। कुछ देर बाद पुजारिन आई और संग्राम सिंह को देखते ही बोली, अरे ये क्या, मेवाड़ के होने वाले राजा जमीन पर बैठे हैं। इतना सुनते ही पृथ्वीराज और जयमल को ये कंफर्म हो गया कि हो ना हो नेक्स्ट किंग तो संग्राम सिंह ही बनेंगे। इसी वजह से जयमल ने उनका मर्डर करवाने की कोशिश की। उन्होंने संग्राम सिंह पर तलवार चलाई, लेकिन बीच में सारंगदेव आ गए और उनकी जान चली गई। इधर जान बचाकर संग्राम सिंह सेवंतरी गांव पहुंचे, जहां बीदा राठौड़ ने उन्हें शेल्टर दिया, लेकिन जयमल यहां भी पहुंच गया। तब बीदा ने संग्राम सिंह को अजमेर भेज दिया और खुद लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अजमेर में संग्राम सिंह करमचंद पवार के पास पहुंचे, लेकिन यहाँ तक आने के लिए उन्हें कई बार भेष बदलने पड़े। जंगलों में पैदल चलना पड़ा, भूखे पेट सोना पड़ा और छोटे मोटे काम करने पड़े। मेवाड़ छोड़कर उन्हें 6 साल तक अजमेर में रहना पड़ा। लेकिन फिर आया वो दिन जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। 1509 की बात है। मेवाड़ के सामंत अचानक एक दिन अजमेर पहुंचे। इनके पास था महाराणा रायमल का एक संदेशा, जिसमें लिखा था, संग्राम सिंह आप चित्तौड़ वापस लौट आए, क्योंकि मेवाड़ आपके राज तिलक की तैयारी कर रहा है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि किस्मत ऐसे बाजी पलटेगी और संग्राम सिंह मेवाड़ के महाराणा बनेंगे, लेकिन ये हुआ। मई 1509 में उनका राज तिलक हुआ और यहीं से मेवाड़ पर संग्राम सिंह या कहें कि महाराणा सांगा का राज शुरू हो गया। वो महाराणा सांगा जिन्होंने मेवाड़ को दिल्ली से भी ज्यादा पावरफुल बना दिया था। वो महाराणा सांगा जिन्होंने इब्राहिम लोदी को 2-2 बार हराया था। सांगा का एक पैर, एक आंख, एक हाथ नहीं था, फिर भी वो जंगी मैदान में उतरते और दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते। खुद बाबर लिखता है कि मुगल आर्मी महाराणा सांगा से डरी हुई थी, मगर अफसोस कि हमारे नेता इस तरह की बातें कहते हुए नहीं डरते। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। नेताजी कहीं से 2 लाइन्स पढ़कर आए और असेंबली में बोल गए। इधर टीवी चैनल्स पर भी सो कॉल्ड हिस्टोरियंस की भीड़ लग गई। हर कोई अपने अपने हिसाब से बेसिर पैर के लॉजिक देने लगा, बिना ये सोचे समझे कि क्या वो महाराणा सांगा पर कुछ कहने लायक भी है। सांगा वो महाराणा थे जिनके बदन पर 80 घाव थे। उन्होंने अपनी जिंदगी की 100 में से 99 जंगें जीती थी। खुद मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर ने माना कि महाराणा सांगा और राजा कृष्णदेव राय भारत के सबसे शक्तिशाली राजा थे। तो ऐसे में सांगा बाबर को भारत क्यों बुलाएंगे? किसने किसको बुलाया? क्यों महाराणा और बाबर के बीच जंग की नौबत आई? क्यों लोधी मुगलों के खिलाफ लड़े? और क्या हुआ खानवा की जंग के बाद? इन सारे सवालों का जवाब छिपा है मेवाड़ के इतिहास की गहराइयों में, जिन्हें जानने के लिए हमें चलना होगा कैपिटल ऑफ मेवाड़, चित्तौड़ की तरफ। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 600 किलोमीटर दूर साउथ राजस्थान में है चित्तौड़गढ़। आज चित्तौड़ एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन सदियों पहले ये पूरा शहर एक किले में सिमटा था। चित्तौड़ फोर्ट में 7 दरवाजे, 22 तालाब, 113 मंदिर, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और अनगिनत महल थे।
ये देश की सबसे बड़ी रियासतों में से एक मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था, जहां सिसोदिया डायनेस्टी का रूल था। बप्पा रावल इस डायनेस्टी के पहले राजा थे। 1433 में इन्हीं के वंशज महाराणा कुंभा चित्तौड़ किंग बने, जो मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। किंग बनते ही कुंभा ने देवड़ा चौहानों को हराकर माउंट आबू जीता। महमूद खिलजी को हराकर उन्होंने मालवा पर फतेह हासिल की। इसी खुशी में उन्होंने कीर्ति स्तंभ बनवाया, जिसने मेवाड़ की आन बान शान में 4 चांद लगा दिए। कुंभा ने नागौर, सारंगपुर, अजमेर, बूंदी, खाटू, चाटूस, मंडोर और मोंडलगढ़ तक मेवाड़ को स्प्रेड किया। हालात ये हो गए कि उन्हें रोकने के लिए उनके सारे दुश्मनों को एकजुट होना पड़ा। 3 साल तक इन्होंने बैक टू बैक मेवाड़ पर अटैक किए, लेकिन महाराणा कुंभा को फिर भी नहीं हरा सके। कुंभा ने मेवाड़ को वो ताकत दी कि ये गुजरात, दिल्ली, मालवा के साथ नॉर्थ इंडिया की 4 सबसे पावरफुल रियासतों में शरीक हो गया। मेवाड़ की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने कुंभलगढ़ समेत 32 फोर्ट बनवाए। 35 सालों तक राज करने के कारण वो जनता के भी प्रिय हो चुके थे। मेवाड़ के सामंत भी उन्हें काफी पसंद करते थे, लेकिन उनकी इस ख्याति से उनका अपना बेटा उदय सिंह परेशान था। उदय सिंह, जिसे शॉर्ट में उदा भी कहते थे, खुद राजा बनना चाहता था, लेकिन लोग नहीं चाहते थे कि कुंभा गद्दी छोड़े, इसलिए उदा ने उनके मर्डर का प्लान बनाया। 1468 की ये बात है। एक सुबह कुंभा कुंभलगढ़ फोर्ट के शिव मंदिर में पूजा कर रहे थे। तभी मौका देखकर उदा वहां आया और उसने कुंभा की पीठ में कटार भोंककर उनकी जान ले ली। इस तरह अपने ही पिता का मर्डर करके उदा मेवाड़ का राजा बन गया। हालांकि जब ये बात जनता को पता चली तो चारों तरफ कोहराम मच गया। मेवाड़ के सामंत उदा की इस हरकत से नाराज हो गए और वो पहुंचे रायमल के पास। रायमल कुंभा के दूसरे बेटे थे। मर्डर के वक्त वो अपने ससुराल ईडर में थे। खबर मिलते ही वो मेवाड़ रवाना हुए और रास्ते में उन्हें ज्वाइन किया मेवाड़ की जनता ने। ये पहली बार हो रहा था कि जनता इस तरह चित्तौड़ की तरफ बढ़ रही थी। जब इस बात का पता उदा को चला तो उसने रायमल के काफिले पर हमला करवाया, लेकिन मेवाड़ के सामंतों ने उदा के लोगों को खदेड़ दिया, जिसका पता चलते ही उदा मेवाड़ छोड़कर भाग गया और सीधा पहुंचा सुल्तान ऑफ मालवा गयासुद्दीन के पास। उदा ने गयासुद्दीन से मदद मांगी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तब उदा ने अपनी बेटी का ब्याह उससे कराने का वादा किया, जिसके बाद गयासुद्दीन मेवाड़ पर हमले के लिए तैयार हो गया। हालांकि ये दोनों मिलकर मेवाड़ पर अटैक कर पाते, उससे पहले ही उदा पर आसमान से बिजली गिर गई और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। लेकिन उसके बेटों की मदद के लिए गयासुद्दीन ने 2 बार मेवाड़ पर अटैक किए। कहते हैं कि दोनों ही बार उसे मुंह की खानी पड़ी, लेकिन थर्ड बैटल में मेवाड़ हार गया और मालवा को एक बड़ा अमाउंट देकर उसे अपना पीछा छुड़ाना पड़ा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त मेवाड़ में एक बड़ी टेंशन चल रही थी। यहाँ सवाल मेवाड़ के फ्यूचर का था कि अगला राजा आखिर कौन बनेगा। वैसे तो महाराणा रायमल ने 11 शादियां की थी। उनके 13 बेटे थे और 2 बेटियां थी, लेकिन वो लाइफ टाइम ये डिसाइड नहीं कर पाए कि अगला राजा किसे बनाया जाए। किंग बनने की रेस में जो 4 प्रिंस थे, उनमें पहले थे पृथ्वीराज, जो सबसे अग्रेसिव थे। वो दुश्मनों पर इतना तेजी से अटैक करते कि उन्हें उडाना पृथ्वीराज भी कहा जाता था। पृथ्वीराज कहते थे कि उनका तो जन्म ही मेवाड़ पर रूल करने के लिए हुआ है। वहीं दूसरे थे जयमल, जो कहते थे कि राजा तो वो ही बनेंगे। जयमल भी सुपर अग्रेसिव थे, लेकिन उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था। इधर थर्ड नंबर थे राय सिंह, जो राजा बनना तो चाहते थे, लेकिन मेवाड़ के सामंत उन्हें पसंद नहीं करते थे। और सबसे आखिर में थे संग्राम सिंह, जिन्हें सामंत भी पसंद करते थे और महाराणा भी। लेकिन संग्राम सिंह का नंबर सबसे लास्ट में था और उनके दूसरे भाई राजा बनने के लिए बेकरार थे। इसीलिए मेवाड़ में कलेश शुरू हो गया, जिसे सुलझाने के लिए चारों भाई ज्योतिष के पास पहुंचे। लेकिन जब हर किसी ने संग्राम सिंह की कुंडली में राजयोग बताया, तो उनके अपने भाई उनके खून के प्यासे हो गए। इस एक भविष्यवाणी के कारण संग्राम सिंह को अपनी एक आंख गंवानी पड़ी, घर छोड़कर दर दर भटकना पड़ा। सारंगदेव और बीदा राठौड़ की जान चली गई और एक राजकुमार को 6 साल तक अज्ञातवास में रहना पड़ा। सोचिए, क्या कुछ नहीं झेला होगा मेवाड़ के होने वाले महाराणा ने। लेकिन इधर मेवाड़ में भी गजब हो रहा था। संग्राम सिंह अजमेर में थे और उनके सारे ओपोनेंट्स एक एक करके अपने आप खत्म होते जा रहे थे। राय सिंह से तो मेवाड़ के सामंत नफरत करते थे, इसलिए वो रेस से पहले ही हट गए।
हिस्टोरियन गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि जयमल सोलंकियों से लड़ते हुए मारे गए। हालांकि इस बारे में एक और कहानी चलती है जिसका कनेक्शन है टोडा से। टोडा मेवाड़ की जागीर थी जहां के सरदार थे राव सुल्तान। कहते हैं कि मालवा ने टोडा पर कब्जा कर लिया था, जिस वजह से राव सुल्तान परेशान चल रहे थे। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी उन्हें टोडा जीत कर देगा वो उसकी शादी अपनी बेटी से करा देंगे। राव सुल्तान की बेटी थी ताराबाई, जो बला की खूबसूरत थी। उनसे शादी करने जयमल राव सुल्तान के पास पहुंचे, लेकिन जब राव ने अपनी शर्त उन्हें बताई तो जयमल ने उन्हें टोडा जीत कर देने की बजाय उनसे बदतमीजी शुरू कर दी। गुस्से में राव ने उनकी हत्या कर दी और पूरी बात महाराणा रायमल को बता दी। अब राणा बेटे की हरकतों से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने राव सुल्तान से कुछ नहीं कहा, उल्टा पृथ्वीराज को वहां भेजा, जिन्होंने टोडा जीतकर राव को वापस दे दिया। शर्त के मुताबिक राव सुल्तान ने अपनी बेटी की शादी पृथ्वीराज से करा दी, जिनके प्यार में पृथ्वीराज ऐसे गिरफ्त हुए कि अजमेर फोर्ट का नाम उन्होंने अपनी वाइफ तारा के नाम पर तारागढ़ रख दिया। अब पृथ्वीराज अकेले उत्तराधिकारी बचे थे। मेवाड़ उनके राज तिलक की तैयारी में था। तभी उन्हें एक खत मिलता है जो रातों रात मेवाड़ की तकदीर बदल कर रख देता है। ये खत लिखा था उनकी बहन आनंदाबाई ने। दरअसल आनंदाबाई की शादी सिरोही किंग राव जगमाल से हुई थी, लेकिन राव जगमाल उन्हें परेशान किया करते थे, इसलिए उन्होंने अपने भाई को लेटर लिखा और जीजा को धमकाने पृथ्वीराज सिरोही पहुंचे। हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही जगमाल मान गए और डर के मारे उन्होंने पृथ्वीराज से कभी उनकी बहन को तंग ना करने का वादा भी किया। कई दिनों तक उन्होंने पृथ्वीराज को सिरोही में ही ठहराकर उनकी खूब आव भगत की और जाते हुए उन्हें दिए स्पेशल लड्डू। पृथ्वीराज भी खुश थे कि जगमाल बिना धमकाए ही सुधर गए, इसलिए वो खुशी खुशी मेवाड़ रवाना हो गए। लेकिन रास्ते में उन्होंने जगमाल के दिए हुए स्पेशल लड्डू खाए, जिनमें मिला था जहर। इन लड्डुओं को खाते ही पृथ्वीराज की जान चली गई। कुंभलगढ़ में उनका फ्यूनेरल हुआ। उनकी याद में 12 खंभों की छतरी बनवाई गई। लेकिन मेवाड़ के आगे फिर वही सवाल खड़ा हो गया कि अगला राजा कौन। तब मेवाड़ को याद आई संग्राम सिंह की और उन्हें अजमेर से वापस बुलाया गया। 24 मई 1509 का वो दिन था जब पूरा मेवाड़ रोशनी से नहा उठा। संग्राम सिंह का भव्य राज तिलक किया गया और उन्हें नाम मिला महाराणा सांगा। शौर्य, साहस और वीरता का प्रतीक महाराणा सांगा मेवाड़ के लिए एक नया सूरज बनकर आए थे। वो सूरज जो मेवाड़ की डूबती किस्मत को चमकाने वाला था। इतिहास बताता है कि उस दौर में मेवाड़ चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा था। गुजरात का रूलर महमूद शाह बेगड़ा, मालवा का सुल्तान नसीरुद्दीन और दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोधी तीनों ही मेवाड़ पर हमला करने की फिराक में थे। ऐसे में महाराणा ने सबसे पहले मेवाड़ के बॉर्डर को सिक्योर करने की ठानी। उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई और अपने पावरफुल सामंतों को बॉर्डर पर बैठाना शुरू किया। उन्होंने करमचंद पवार को नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर बैठाया और उन्हें 15 लाख तक का रेवेन्यू जनरेट करने वाले परगने दिए। मालवा की तरफ बैठाया मेदिनी राय को और गुजरात वाले बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए उन्होंने गुजरात के पड़ोसी रियासत सिरोही और वांगड़ के राजाओं से दोस्ती की। महाराणा ने ईडर, जो कि गुजरात के पास था, वहां के सामंत भारमल को हटाकर उनकी जगह अपने खासम खास रायमल को बैठा दिया। इसके बाद उन्होंने अपने राजपुताना के दूसरे राजाओं से दोस्ती की। महाराणा सांगा ने छोटे राजाओं को भी बराबर का दर्जा दिया और उनकी फाइनेंशियल हेल्प करके उन्हें अपनी तरफ कर लिया, जिस वजह से मेवाड़ के दुश्मन कम होते चले गए और यही बात गुजरात और मालवा को चुभने लगी। हुआ यूं कि महाराणा सांगा ने जब ईडर का सामंत बदला तो गुजरात का सुल्तान भड़क गया, क्योंकि ईडर गुजरात के बॉर्डर पर था। इसलिए उसे डर था कि कहीं अब गुजरात पर मेवाड़ का इन्फ्लुएंस बढ़ ना जाए। गुस्से में उसने मेवाड़ पर बैक टू बैक 3 अटैक किए और आखिर में उसका सामना हुआ खुद मेवाड़ के महाराणा से। बात साल 1520 की है। उस वक्त गुजरात का सुल्तान था मुजफ्फर, जिसने अपने आर्मी कमांडर मलिक हुसैन को एक बड़ी सेना देकर ईडर भेजा। कहते हैं कि मलिक हुसैन की आर्मी के आगे रायमल की सेना बहुत छोटी थी, इसीलिए वो हार गए और ईडर पर मलिक हुसैन का कब्जा हो गया। मदद मांगने रायमल महाराणा सांगा के पास पहुंचे और तब महाराणा मेवाड़ी फोर्स को लेकर ईडर आए। रातों रात मेवाड़ की आर्मी ने ईडर को घेर लिया और सुबह शुरू हुई जंग। इस जंग में राजपूती योद्धा हुसैन की सेना पर बुरी तरह टूट पड़े, जिसे देख मलिक हुसैन को समझ आ गया कि उसकी हार तय है।
जान बचाकर वो अहमदनगर की तरफ भागा, लेकिन मेवाड़ की सेना ने उसका वहां भी पीछा किया। मलिक हुसैन को सबक सिखाने के लिए राजपूती सैनिकों ने अहमदनगर को घेर लिया और यहाँ से भी खजाना और हाथी लूट लिए, जिससे दुश्मनों में मैसेज गया कि सांगा के सामंतों को अगर छेड़ा तो खैर नहीं। इस घटना के बाद दुश्मनों में मेवाड़ पर अकेले अटैक करने की हिम्मत नहीं रही, इसलिए उन्होंने ग्रुप में अटैक करने शुरू किए। सुल्तान मुजफ्फर ने सौराष्ट्र के सुल्तान मलिक अय्याज के साथ मिलकर मेवाड़ पर हमला किया, लेकिन यहाँ भी जब वो हार गया तो उसे शांत बैठना पड़ा। इधर मालवा को महाराणा पहले ही सबक सिखा चुके थे। हुआ यूं कि उन सालों में महमूद खिलजी II मालवा का नया नया सुल्तान बना था। तब उसके कुछ सरदारों ने उसे मेदिनी राय के खिलाफ भड़का दिया। गुस्से में आकर उसने मेदिनी राय पर हमला कर दिया और मेदिनी राय को वहां से भागना पड़ा। मदद मांगने वो महाराणा सांगा के पास पहुंचे, लेकिन सांगा को सामंतों ने समझाया कि अभी मालवा पर अटैक करने का सही वक्त नहीं है। ऐसे में महाराणा ने मेदिनी राय को गागरोन भेज दिया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट महमूद खिलजी ने गागरोन पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद महाराणा खुद गागरोन पहुंचे और मालवा की आर्मी को पूरी तरह खदेड़ दिया। उन्होंने न सिर्फ मालवा को हराया, बल्कि महमूद खिलजी को पकड़कर जेल में ठूस दिया। तब खिलजी को अपनी गलती का एहसास हुआ और हर दिन उसने रो रो कर माफी मांगी। उसे रोता देख महाराणा का दिल पसीज गया और उन्होंने खिलजी को रिहा कर उसे फिर से मालवा का सुल्तान बना दिया। तबकाते अकबरी में निजामुद्दीन अहमद लिखते हैं कि महाराणा की दरियादिली से खुश होकर खिलजी ने उन्हें सोने का मुकुट और सोने का बेल्ट तोहफे में दिया और भविष्य में कभी भी मेवाड़ पर हमला ना करने की कसम खाई। खुद मुगल इतिहासकार मानते हैं कि महाराणा सांगा वो राजा थे जो सुल्तानों को पकड़कर ऐसे ही छोड़ दिया करते थे। राज संभालने के कुछ सालों में ही महाराणा सांगा ने बैक टू बैक 50 से भी ज्यादा जंग लड़ी और कभी नहीं हारे। उनका एक हाथ एक पैर उन्होंने युद्ध लड़ते हुए गंवाया। उनके शरीर पर छोटे बड़े 80 घाव हो गए, लेकिन फिर भी वो खुद बैटलफील्ड में जाते और इतनी वीरता से लड़ते कि उन्हें देखकर ही दुश्मन अपनी आधी हिम्मत खो देता था। यही कारण था कि सिकंदर लोधी ने तो कभी उनसे पंगा ही नहीं लिया, लेकिन 1517 में सुल्तान बना उसका बेटा इब्राहिम लोधी, जो खुद को सबसे ताकतवर समझता था। इसी वजह से उसने मेवाड़ पर हमला किया। 1517 में दिल्ली और मेवाड़ के बीच कोटा में भिड़ंत हुई, जिसे इतिहास में बैटल ऑफ खातौली कहते हैं। ये जंग महज 5 घंटे चली और इब्राहिम लोधी को बीच मैदान से भागना पड़ा। फिर भी वो सुधरा नहीं और अगली जंग लड़ी बाड़ी में। बाड़ी धौलपुर के पास है। ये जगह इब्राहिम लोधी के पावर सेंटर आगरा से महज 50 किलोमीटर दूर थी। महाराणा सांगा चित्तौड़ से बाड़ी आए और उन्होंने न सिर्फ लोधी की आर्मी के छक्के छुड़ाए, बल्कि उसके एक बेटे को कैद भी कर लिया, जिसे छुड़ाने के लिए इब्राहिम लोधी को अच्छी खासी रकम देनी पड़ी। माने महाराणा सांगा इब्राहिम लोधी को उसी के इलाके में घुसकर मार रहे थे। फिर भला उन्हें बाबर की जरूरत क्यों पड़ती? तो फिर बाबर को बुलाया किसने और उसे ही क्यों बुलाया, किसी और को क्यों नहीं? तो इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए पहले लोधी एम्पायर के स्ट्रक्चर को समझते हैं। दरअसल लोधी थे अफगान और जब इन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया तो सारे अफगान सरदारों का ओहदा बराबर था, लेकिन जनता को एक सुल्तान दिखना चाहिए, इसलिए इन्होंने अपने में से ही एक बहलोल लोधी को सुल्तान बना दिया। अब बहलोल लोधी नाम का सुल्तान था, लेकिन ये बात उसके बेटे सिकंदर लोधी को समझ नहीं आई। वो खुद को बाकी अफगान सरदारों से बड़ा समझने लगा और इसी बात से अफगान सरदारों में नाराजगी रही। लेकिन जब उसका बेटा इब्राहिम लोधी सुल्तान बना, तब तो हद ही हो गई। इब्राहिम लोधी ने भरे दरबार में दूसरे अफगान सरदारों को इंसल्ट करना शुरू कर दिया, जिससे उसके अपने ही उसके खिलाफ हो गए। जब महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को 2-2 बार जंग में हराया, तब दूसरे अफगान सरदारों में हिम्मत आई और इब्राहिम लोधी का पत्ता पूरी तरह से साफ करने के लिए उन्होंने इनवाइट किया मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर को। 14 फरवरी 1483 उज्बेकिस्तान के अंदीजान सिटी में उमर शेख मिर्जा के घर एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। बाबर के पिता तैमूर के 5वें वंशज थे और उसकी मां कुतलुग निगार खानम चंगेज खान की 14वीं वंशज थी। इस तरह बाबर की रगों में तैमूर और चंगेज खान दोनों का खून था और विरासत में उसे मिला था फरगना का राज। आज फरगना उज्बेकिस्तान में है, लेकिन उस वक्त सिर्फ 11 साल की एज में बाबर यहाँ का राजा बन गया।
वो चाहता था कि वो समरकंद को भी जीते, लेकिन समरकंद उज्बेक राजाओं के कब्जे में था। समरकंद पाने के चक्कर में बाबर ने उज्बेक राजाओं से दुश्मनी मोल ली और फरगना भी खो बैठा। लुट-पिट कर वो काबुल आया और जैसे तैसे यहाँ का राजा बना। लेकिन दिक्कत ये थी कि काबुल का खजाना भी खाली पड़ा था। इधर वो पड़ोसी उज्बेक राजाओं से भी डरा हुआ था कि कहीं वो फरगना की तरह काबुल पर भी हमला ना कर दे। काबुल को सिक्योर करने के लिए बाबर को खजाना चाहिए था और इस खजाने की चाबी थी भारत। दरअसल बाबर ने सुन रखा था कि भारत में बहुत पैसा है। तंगहाली में उसने खैबर दर्रा पार किया और भारत को लूटने के लिए वो पंजाब आया। पंजाब जहां 5 नदियां बहती थी, इतनी फसल होती थी कि धरती सोना उगलती थी। वहां लूटमारी से बाबर को इतना पैसा मिला कि उसे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पंजाब को लूटकर वो काबुल वापस चला गया और अब उसने एक पैटर्न ही बना लिया। वो जब चाहता तब पंजाब पर हमला कर देता और यहाँ से पैसा लूटकर काबुल ले जाता। उसे रोकने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि पंजाब पर जिन लोधियों का रूल था वो तो आपस में ही लड़ रहे थे। 1519 तक बाबर 4 बार पंजाब को लूट चुका था। ऐसे में इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी का ध्यान बाबर की तरफ गया। दौलत खान चाहता था कि बाबर दिल्ली पर हमला करे, इसलिए उसने बाबर को भारत बुलाया। उसे लगा कि बाबर खजाना लूटकर ले जाएगा और दिल्ली का राज उसे और उसके बेटे को मिल जाएगा। वहीं बाबर इसलिए माना क्योंकि वो काबुल की गरीबी से परेशान था। दौलत खान का इनविटेशन एक्सेप्ट कर बाबर दिल्ली के लिए निकलता है और 21 अप्रैल 1526 को हरियाणा के पानीपत में बाबर और इब्राहिम लोदी का आमना सामना होता है। इतिहास में ये जंग फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से दर्ज है, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है। यहीं से दिल्ली पर बाबर का कब्जा हो जाता है, जहां उसे मिलता है बेहिसाब खजाना। इसके बाद वो अपने बेटे हुमायूं को आगरा भेजता है और हुमायूं आगरा फोर्ट को घेर लेता है। कहते हैं कि इब्राहिम लोदी की तरफ से आगरा के किले की देखरेख ग्वालियर किंग विक्रमादित्य कर रहे थे, जिन्होंने हुमायूं से समझौता किया और उसे किले में एंट्री दे दी। इसी के साथ आगरा भी बाबर के पास चला गया और यहीं पर विक्रमादित्य ने हुमायूं को दिया कोहिनूर। हुमायूं ने यह हीरा बाबर को दिया, जिसकी खूबसूरती देख बाबर दंग रह गया। कोहिनूर बेशकीमती था, इतना कि 2.5 दिन तक ये आधी दुनिया का पेट भर सकता था। इसके अलावा बाबर को सोना, चांदी, हीरे जवाहरात समेत इतना खजाना मिला कि उसने काबुल के हर एक शख्स को चांदी का सिक्का भेजा। कहते हैं कि इतनी बेशुमार दौलत देखकर बाबर पागल हो गया। उसने दिल्ली में ही रहने का फैसला किया और अब उसकी ख्वाहिश थी हिंदुस्तान पर हुकूमत करने की। हालांकि ये ख्वाब पूरा करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज थे मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा। अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए बाबरी में बाबर लिखता है कि महाराणा सांगा ने भी इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए उसे काबुल से बुलाया था, लेकिन जब उसने दिल्ली पर हमला किया तो सांगा आए ही नहीं। उसने सांगा पर वादा तोड़ने का इल्जाम लगाया, लेकिन मेवाड़ के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जिन्हें महाराणा सांगा के राजपुरोहित मेंटेन करते थे, वो अलग ही कहानी बयां करते हैं। इन रिकॉर्ड्स की माने तो मदद महाराणा सांगा ने नहीं बल्कि बाबर ने मांगी थी। बाबर ने महाराणा सांगा को लेटर लिखे और इब्राहिम लोदी पर हमला करने के लिए उनका साथ मांगा। पहले तो राणा इसके लिए तैयार भी हो गए, लेकिन जब मेवाड़ के सामंतों ने उन्हें समझाया कि सांप को दूध पिलाने से कोई फायदा नहीं है, तब बाबर का साथ देने की बजाय वो खुद को मजबूत करने में जुट गए। ये बात सच है कि बाबर और महाराणा सांगा के बीच कम्युनिकेशन हुआ था। रायसीना के सरदार सिलहदी तंवर उनके मीडिएटर थे, लेकिन कोई भी सोर्स ये नहीं कहता कि महाराणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, सिवाय तुजुक ए बाबरी के। बाबर की बात को इसलिए भी झूठा माना जाता है क्योंकि महाराणा सांगा ने 2-2 बार इब्राहिम लोदी को अपने दम पर हराया था। खुद बाबर ने उन्हें और कृष्णदेव राय को भारत का सबसे ताकतवर राजा माना था। ऐसे में भला महाराणा सांगा को बाबर की जरूरत क्यों होने लगी? वहीं लॉजिकली देखा जाए तो विदेश से तो बाबर आ रहा था, ऐसे में मदद की जरूरत उसे थी, ना कि महाराणा सांगा को। बाबर की बात झूठी इसलिए भी लगती है कि अगर उसके महाराणा सांगा के साथ कोई संधि हुई भी थी तो इसका जिक्र बाकी संधियों की तरह किसी दूसरे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में क्यों नहीं मिलता। बेशक हमारे नेताजी ने भी किसी दूसरे रिकॉर्ड तक जाने की सोची नहीं होगी, वो तो कहीं से मोटा मोटी 2-4 लाइनें पढ़कर आ गए और इस तरह की बयानबाजी कर दी। खैर, स्टोरी लाइन पर वापस आते हैं तो 1526 तक इंडिया में 2 पावर सेंटर बन गए थे, दिल्ली और मेवाड़।
दिल्ली को बचाए रखने के लिए बाबर ने अपने बॉर्डर सिक्योर करने शुरू किए और आसपास के इलाकों पर वो कब्जा करने लगा। इसीलिए उसने अपने एक आर्मी कमांडर इश्काका को बयाना फोर्ट कैप्चर करने भेजा और यहीं से मुगल और मेवाड़ी आमने सामने आ गए। दरअसल बयाना उन दिनों महाराणा सांगा की टेरिटरी में आता था, लेकिन ये आगरा से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही था। इसलिए आगरा के सिक्योरिटी के लिए मुगलों का इसे जीतना बेहद जरूरी था। बाबर के लिए इश्काका ने इसे जीत भी लिया और इश्काका की मदद के लिए बाबर ने अपने बहनोई मेहंदी ख्वाजा को भेजा। लेकिन जब इस बात का पता महाराणा सांगा को चला तो वो चित्तौड़ से भारी भरकम आर्मी लेकर भरतपुर आए। उन्होंने बयाना को चारों तरफ से घेर लिया। तब बाबर ने एक और आर्मी यूनिट देकर मोहम्मद सुल्तान मिर्जा को भेजा। अब किले में थे मेहंदी ख्वाजा, बाहर महाराणा सांगा और उनके चारों तरफ सुल्तान मिर्जा की आर्मी थी। देखा जाए तो मेवाड़ी सेना दो तरफ से घिर चुकी थी, लेकिन इस डबल अटैक में भी उसने इतना तेजी से मुगलों पर हमला किया कि मुगलों के छक्के छूट गए। बहुत से मुगल कमांडर जान बचाकर दिल्ली भागे। उन्होंने बाबर को सारी बात बताई और महाराणा सांगा के युद्ध कौशल की तारीफ करने लगे। मेवाड़ी सैनिकों की बहादुरी के किस्से बहुत ही तेजी से मुगल आर्मी में फैल गए, जिससे मुगल सैनिक बुरी तरह डर गए। वो किसी भी हाल में महाराणा सांगा से लड़ने के मूड में नहीं थे, इसीलिए उन्होंने बाबर से वापस लौट चलने की रिक्वेस्ट की। इधर काबुल से आए बाबर के एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद शरीफ ने भी उसे वार्न किया कि इस बार स्टार्स उसके फेवर में नहीं हैं और अगर जंग हुई तो वो हार जाएगा। हर तरफ से काबुल लौट चलने का शोर शुरू हो गया, लेकिन बाबर जानता था कि अगर वो लौट गया तो दिल्ली उसे दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए उसने एक चाल चली। 25 फरवरी 1527 बाबर ने अपने सोल्जर्स को इकट्ठा किया और ये ऐलान किया कि आज के बाद वो शराब को हाथ तक नहीं लगाएगा। कहते हैं कि बाबर पक्का शराबी था। वो अक्सर नशे में ही रहता था, लेकिन इस्लाम में शराब को हराम माना जाता है, इसलिए उसने सारी शराब फेंकवा दी ताकि उसके सैनिकों में यह मैसेज जाए कि अब वो इस्लाम का पालन करेगा। बाबर शराब परोसने के लिए सोने चांदी के बर्तन लाया था, जिन्हें तोड़वाकर उसने गरीबों में बंटवा दिए। उसने ऐलान किया कि ना तो वो अब कभी शराब छुएगा और ना ही मुस्लिम व्यापारियों से कोई टैक्स लेगा। बाबर ने अपने सैनिकों से कहा कि ये जिहाद की जंग है और वो इस्लाम को बचाने के लिए लड़ रहा है। जो भी उसका साथ देगा वो धर्म के लिए लड़ेगा। उसने खुद को गाजी करार दिया, जिसका मतलब होता है धर्म का रक्षक। इस तरह बाबर ने रिलीजन के नाम पर अपने सोल्जर्स का ब्रेन वॉश किया और उसका ये प्लान काम भी कर गया। अब मुगल सैनिक उसके लिए लड़ने को तैयार थे, जिसके बाद बाबर ने खानवा में जंग की तैयारी शुरू की। उसने सबसे पहले खाइयां खुदवाई, खाइयों के पीछे तोपें रखवाई, तोपों को जंजीरों से बंधवाया और जो जगह खाली बची वहां बिना बैल की गाड़ियों को फिक्स किया। फिर उसने वुडन ट्रायंगल लगवाए और उन्हें लेदर से अटैच करवाया। इस तरह एक बैरिकेडिंग तैयार हो गई, जिसके बाद उसने अपनी आर्मी को 3 पार्ट में डिवाइड किया। इनमें से एक यूनिट को उसने सेंटर में फिक्स किया, एक को लेफ्ट में और एक यूनिट को राइट साइड में प्लेस किया। बैटल फाइट की इस स्ट्रेटजी को तुलुगमा कहते थे, जिसे बाबर ने उज्बेकों से सीखा था। इधर महाराणा सांगा भी जंग के लिए आगे बढ़ रहे थे। उन दिनों मेवाड़ में एक रस्म होती थी, पाती पर्वन, जिसमें जंग में जाने वाले राजा अपने आसपास के राजाओं को लेटर लिखकर साथ चलने के लिए इनवाइट करते थे। महाराणा सांगा ने भी राजपुताना के तमाम राजाओं को पत्र लिखे, जिसके बाद हर एक राजा ने अपनी फोर्स भेजी। इस तरह महाराणा सांगा के पास 50 से 60 हजार सैनिकों की आर्मी इकट्ठी हो गई। मेवाड़ की ये सेना बाबर की सेना से बड़ी थी। कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं कि 7 उच्च कोटि के राजा, 9 राव, 104 छोटे बड़े सरदार सांगा की लीडरशिप में लड़ने वाले थे। सांगा खानवा के बीच आने वाले इलाकों को जीतते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी आर्मी ने दिल्ली के 200 गांवों पर भी कब्जा कर लिया था। इस वजह से बाबर की टेंशन और बढ़ गई और तब उसने एक दांव खेला। हुआ यूं कि बाबर ने काबुल के रास्ते अपने कुछ सैनिकों को दिल्ली आने के लिए कहा, ताकि मेवाड़ के जासूस गुमराह हो जाएं और उन्हें लगे कि बाबर ने काबुल से एक बड़ी फौज को बुलाया है। बाबर चाहता था कि यह खबर मेवाड़ की आर्मी तक पहुंचे ताकि उनका मोटिवेशन कम हो। इधर खानवा में वो कई दिन पहले ही पूरी तैयारी करके बैठ गया था। वहीं महाराणा को तैयारी के लिए सिर्फ 4 दिन मिले। 13 मार्च को वो खानवा पहुंचे और 17 मार्च की सुबह 9 बजे जंग शुरू हो गई। हालांकि जंग की शुरुआत में मेवाड़ का पलड़ा भारी था। ऐसे में बाबर ने तोपें चलवाई, जिनके गोलों ने राजपूतों के हाथियों को उचका दिया।
तभी राइट और लेफ्ट में रिजर्व आर्मी यूनिट ने भी राजपूती सेना पर धावा बोल दिया और हालात ये हो गए कि मेवाड़ की सेना 3 तरफ से घिर गई। फिर भी राजपूती योद्धा मुगलों पर भारी पड़ रहे थे। ऐसे में बाबर ने एक नया पैतरा अपनाया। उसने देखा कि जंगे मैदान में महाराणा सांगा सबसे आगे लड़ रहे थे। उसने अपने 2000 तीरंदाजों से सिर्फ महाराणा सांगा को टारगेट करने के लिए कहा। तीरंदाजों ने सांगा पर तीरों की बौछार कर दी और इन्हीं में से एक तीर महाराणा के कंधे में जा लगा। राणा हाथी से गिरकर बेहोश हो गए। ये देख सिरोही के अखिराज दूदा ने उन्हें बैटलफील्ड से निकाला और झाला अज्जा उनके कपड़े पहनकर लड़ने लगे। लेकिन तब तक ये बात फैल गई कि महाराणा सांगा मारे गए हैं। खबर सुनते ही राजपूत बिखरने लगे। इधर रायसीना के सरदार सिलहदी तंवर तो बाबर से ही जा मिले। कुछ ही घंटों में बाबर की सेना जीत गई और उसने राजपूतों के सिर काटकर एक मीनार बनाई। बाबर ने खुद को गाजी करार दिया और भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी। इधर महाराणा सांगा को जब होश आया तो उन्होंने खुद को बसवा में पाया। बसवा दौसा के पास है। सांगा ने अपने सामंतों से पूछा कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है। तब सामंतों ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, जिस पर सांगा भड़क गए। उन्होंने सामंतों को खूब खरी खोटी सुनाई और फिर से खानवा ले चलने की जिद करने लगे। तब सामंतों ने उन्हें समझाया कि जंग खत्म हो चुकी है और अब खानवा जाने का कोई फायदा नहीं है। ये सुन महाराणा सांगा काफी दुखी हुए और कसम खाई कि जब तक वो बाबर को हरा नहीं देते तब तक ना तो पगड़ी पहनेंगे और ना ही चित्तौड़ वापस जाएंगे। उन्होंने पगड़ी उतारकर सिर पर एक चीरा लपेटा और रणथंभोर आ गए। हार से निराश राणा ने सामंतों तक से मिलना छोड़ दिया और जब ये बात एक कवि तक पहुंची तो महाराणा से मिलने के लिए वो रणथंभोर किले में गया। चारण राजस्थान की वो कम्युनिटी है जो राजा महाराजाओं का इतिहास लिखते थे। ये जरूरत पड़ने पर जंग में भी जाते थे। ये राजा के मुंह पर कड़वी से कड़वी बात कह देते थे, लेकिन राजा कभी इनकी बातों का बुरा नहीं मानते थे। महाराणा सांगा को निराश देख चारण कवि ने उन्हें एक कविता सुनाई। उसने कहा कि हे राणा, आप निराश क्यों होते हो? दुर्योधन ने भी द्रौपदी का अपमान किया, अर्जुन को हस्तिनापुर छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन आखिरकार जीत किसकी हुई? जरासंध ने कृष्ण को 100 बार हराया, लेकिन आखिरकार जीत किसकी हुई? रावण के लिए राम को समंदर पर पुल बांधना पड़ा, लेकिन आखिरकार जीत किसकी हुई? उसी तरह तुम भी उठो, क्योंकि इस बार जीत तुम्हारी होगी। कहते हैं कि जोश से भरी ये बातें सुनकर महाराणा की हिम्मत लौट आई। खुश होकर उन्होंने चारण कवि को तोहफे में कुछ गांव दिए, जो आज भी उनके वंशजों के पास है। अब महाराणा बाबर पर दोबारा हमले की तैयारी में जुट गए, लेकिन बाबर भी इस बात को जानता था। राजपूत दोबारा यूनाइट ना हो पाए, इसलिए बाबर ने एक एक करके महाराणा सांगा के सामंतों पर हमले करने शुरू कर दिए। 19 जनवरी 1528 को उसने मेदिनी राय पर हमला करने के लिए चंदेरी को चारों तरफ से घेर लिया। तब महाराणा ने अपने बाकी बचे सामंतों को बुलाया और बाबर पर हमला करने के लिए रवाना हुए। अब सामंत उनके साथ तो थे, लेकिन जंग लड़ने की मंशा किसी की नहीं थी। इसीलिए उन्होंने महाराणा के खाने में जहर मिला दिया, जिस वजह से महाराणा का देहांत हो गया। जनवरी 1528 में महाराणा सांगा दुनिया छोड़ गए और यहीं से भारत का इतिहास पूरी तरह बदल गया। जिस दिल्ली पर मेवाड़ का परचम लहराया जाना था, उस पर मुगलों की बादशाहत कायम हो गई। खुद बाबर ने लिखा कि अगर महाराणा सांगा के 3 वंशज भी उनके जैसे होते तो मुगल कभी भारत पर राज ही नहीं कर पाते। एल्फिस्टन लिखते हैं कि अगर राणा सांगा बयाना की जीत के तुरंत बाद बाबर पर हमला कर देते तो उनकी जीत पक्की थी। वहीं गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि अगर महाराणा सांगा बाबर को जंग की तैयारी का टाइम ही नहीं देते तो बाबर की हार तय थी। लेकिन बाबर जीता और भारत में मुगल सल्तनत की शुरुआत हुई। बात अगर लोधियों की करें, जिन्होंने बाबर को इनवाइट किया, तो खानवा की जंग में वो महाराणा सांगा की तरफ से लड़े थे, क्योंकि बाबर ने उनके साथ ही धोखा किया था। दोस्तों, लोधियों की आपस की लड़ाई ने ही उनका सफाया कर दिया, लेकिन मेवाड़ को मुगलों के आने वाले 3 पीढ़ियां तक नहीं जीत पाई, क्योंकि इन्हीं महाराणा सांगा के परिवार में महाराणा प्रताप जैसे शौर्यशाली राजा पैदा हुए, जिन्हें भारत का पहला फ्रीडम फाइटर कहा जाता है। बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप। राजस्थान को उसके 4 शूरवीर मेवाड़ की सिसोदिया डायनेस्टी से ही मिले हैं। ऐसे में उनके लिए कुछ भी कहने से पहले हमारे नेताओं को एक बार सोच लेना चाहिए, थोड़ा इतिहास पढ़ लेना चाहिए। किसने किसको बुलाया और अपनी पर्सनल विनिंग के लिए धर्म को बीच में कौन लाया?
इसे लेकर जिसके मन में भी थोड़ा सा भी सवाल है उसके साथ ये रिपोर्ट जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह की दूसरी रिपोर्ट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगी बायोग्राफीज, क्राइम स्टोरीज, पॉडकास्ट और ढेर सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट। मेंबरशिप के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए और फिलहाल हमें ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। जाने से पहले मुझे फेसबुक और इंस्टा पर जरूर फॉलो कर लेना और कोई सजेशन हो तो इस मेल एड्रेस पर आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हम मिलेंगे आपको नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।